तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हम अपना जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके थ्रू हमने रिवेन्यू समझने की कोशिश की थी और ये बताया था, ये पार्ट सेकंड में शेड्यूल थर्ड में पैरास्क्राइब किया हुआ है। और और हम बात कर रहे थे उसके अंदर रिवेन्यू की। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिवेन्यू है वो बेसिकली हमने समझा कि जब भी हम जवाब देंगे तो हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे। पहले कि कंपनी हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है इस बात का जवाब देने से पहले। एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू या इस चैप्टर के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो आपको कुछ एक्टिविटीज दे दी जाएंगी तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपसे कह दूं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर सपोज करो मैं कहूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्यारे बच्चों, यही एक्टिविटी अगर मैं आपको कहूं कि मेरी कंपनी कैसी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा? रिवेन्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? रिवेन्यू है ये। रिवेन्यू। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की, तो प्यारे बच्चों ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या? रिवेन्यू। ये अदर इनकम है मेरी। क्या है? अदर इनकम। ये अदर मेरी इनकम। ये मेरी रिवेन्यू नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू वही होगा, मैंने आपको बताया, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। ये लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आप अपने पास रफ रजिस्टर और पेन अपने साथ रखें। आज कुछ चीजों को हम लिखेंगे, ठीक है ना, जो स्क्रीन पर विजिबल इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं आपको साथ साथ लिखवाता चलूंगा, आप अपना नोट करते रहेंगे। जैसे आप नोट कर लेंगे आफ्टर द क्लास यू विल सेंड मी अ पिक्चर और पीडीएफ। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये हमें, ये जितने भी हेड हैं हमें ये याद होने चाहिए। ये नॉर्मल हर बच्चे के याद हो ही जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या क्या आएगा ये हमें याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला हेड क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्यारे बच्चों हम हेड डालेंगे सबसे पहले, आप और मैं मिलकर साथ। क्या है हमारा पहला हेड? है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ये अगर आप नहीं करके आए तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मेरा अपना एक मेजर हेड है। इसके अंदर चीजें जो आएंगी वो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है ना, वो मुझे पता होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आपको ये बात समझनी होगी कि कंपनी कैसी है आपकी, फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग है। तो मैं उस चीज का भी, क्योंकि देखो एग्जामिनर अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को दे रहा होगा तो ध्यान रखना वो आपसे ये शर्त लगवाएगा, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो मैं बात कर देता हूँ इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। नॉन नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा सा वाइड जाए, 2-3 दिन लगे इसको करने में, लेकिन एग्जाम के व्यू पॉइंट से कुछ भी छूटेगा नहीं। फिर अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेजर हेड है। इसके अंदर जो आएगा वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मेरी कंपनी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। तो नॉन फाइनेंसिंग अगर मेरी कंपनी है तो उसके अंदर सबसे पहले बेटा नेट सेल्स इसी का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो नेट सेल फी अर्न बाय, ये आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। फी अर्न बाय सर्विस कंपनी, बाय ए सर्विस कंपनी। ठीक है ना प्यारे बच्चों।
ये यस होगा सर। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, अगर सर कंपनी फाइनेंसिंग हुई तो, फाइनेंसिंग, अगर सर कंपनी फाइनेंसिंग हुई तो उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी, उसकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, उसको समझ लीजिए, उसका नॉर्मल यही होगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न, ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। उसके बाद अगर मैं फॉर्मेट में चलूं प्यारे बच्चों, तो आपका दूसरा हेड मिलता है अदर इनकम। तो चलिए अदर इनकम से बात करते हैं हम। दूसरा है अदर इनकम। अब ये कमाल की बात है, अगर जिसके फर्स्ट टॉपिक क्लियर है तो उसको ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अदर इनकम, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अदर इनकम के लिए बहुत ध्यान से सुनना। अदर इनकम जो है प्यारे बच्चों, वो मेरे लिए डिपेंड करेगी, जो मेरी ऑपरेटिंग नहीं है वही मेरी अदर इनकम है। मतलब सर, मतलब ये, अगर मैं कह रहा हूं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ने नेट सेल्स की है, और वो जो नेट सेल्स की है प्यारे बच्चों, आपने अभी बताया सर वो तो रिवेन्यू है, तो इसके अदर, इसके अलावा, इसके बजाय वो कुछ भी चीज रिसीव कर रही है, तो वो उसकी अदर इनकम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि अगर मैं कहूं, फिर वही वाली बात, मुझे वही कहना पड़ेगा, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और फाइनेंसिंग कंपनी को बताना पड़ेगा। एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा जरूर, और नहीं पूछता तो आप मान के चलेंगे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है डियर, थोड़ा सा समय लगेगा आपको इसे समझने में, लेकिन आसान बहुत है। एक सेकेंड दो मुझे जरा। क्या हो रहा भाई? ये देखिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी कंपनी कैसी है, माइक बंद कर लो बेटा। अगर मेरी कंपनी है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, तो मैंने आपको बताया, अगर वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो वो मुझको यहाँ से अलग लिखनी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए नेट सेल उसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो इसके लिए अदर इनकम क्या है? इसके लिए अदर इनकम वही हो जाएगी जो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए मेन इनकम है, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट, है ना, एंड डिविडेंड। अगली बात समझ में? ऐसे ही ऐसे ही फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, ऐसे ही फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो इसकी मेन इनकम थी, इसके अलावा कोई भी इनकम होगी, वो उसकी अदर इनकम बन जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ सेल्स, इन्होंने कुछ सेल्स कर दी किसी चीज की, एसेट की, है ना, सेल ऑफ एसेट। बड़ी बात समझ में? तो ये आपकी, इस तरीके से आपको इन चीजों में डिफरेंशिएट करना, पहला तो डिफरेंशिएट करना आपको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है और अदर इनकम क्या है ना। फिर उसके आपको मद्देनजर आंसर जो देना, वो कीप द माइंड, कि माइंड में ये रख के रखना है कि फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। बहुत आसान है डियर, अगर आप थोड़ा सा घर पे मेहनत करते हैं तो आपको आसान लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ, सो दैट क्लियरिटी और ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, और देखो ये एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडर विच हेड फॉलोइंग रिवेन्यू आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन फाइनेंशियल का मतलब जैसे ही वो कहे, तो आपको दिमाग में लगा देना है, नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वो कोई बैंक टाइप की कंपनी नहीं है, वो नॉर्मल कंपनी है, जो कपड़े बनाती है, जो बिस्किट बनाती है, जैसा हम समझते आ रहे हैं, बस इतना समझ ले, ट्रेडिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो। ठीक है ना। जैसे ही बात किसकी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की। अब क्या कह रहा है वो, ये कुछ आइटम्स दिए हैं उसने, और ये कह रहा है ये कहाँ कहाँ
आएंगे, जैसे कि सेल्स कहाँ आएगा, सेल्स ऑफ स्क्रैप कहाँ आएगा, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा, इंटरेस्ट अर्न कहाँ आएगा, डिविडेंड कहाँ आएगा। देखो ना, मैंने ऊपर अभी आंसर आपको बताया है। देखो सेल्स अगर ये कर रहा है तो ये इसकी कैसी कौन सी एक्टिविटी है बताओ? ये तो इसका रिवेन्यू का पार्ट हुआ ना भाई बच्चों। यस सर। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप बिल्कुल ये भी। देखो स्क्रैप क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। स्क्रैप होता है, मान लीजिए मैं कोई चीज बनाता हूँ और कोई चीज बनाने के लिए उसके अंदर कोई वेस्टेज निकलता है और वो मैं बेचता हूँ, तो वो भी मेरा इस एक तरह से रिवेन्यू ही होगा। मतलब से समझ में नहीं आया? आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मिल, गन्ने की वो होती है शुगर मिल। शुगर मिल में वैसे तो वो क्या बेचती है भाई, शुगर बेचती है। लेकिन शुगर को बनाते हुए जो गन्ने से आपको पता है और चीज भी निकलती है ना, खाली रस निकल कर शुगर नहीं बनेगी यस सर। डायरेक्ट, कोई भी होती है ना। और भी चीजें बनती है आई थिंक, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसका नाम, रस से एक चीज पार्ट अलग हो सर जाएगा। खोई। हाँ खोई। एक, हाँ अब याद आ गया, खोई तो है ही बेटा, खोई तो है ही, बिल्कुल खोई भी है। याद आ गया। आपने सुना होगा इथेनॉइल बना लेते हैं आजकल, इथेनॉइल चल रहा है ना एक, है ना, सुना है इथेनॉइल, वो भी यस गन्ने सर। के उससे बनना। तो ये आपका स्क्रैप हो गया। शुगर मिल के लिए वो स्क्रैप है क्योंकि वो चीनी बनाने के काम है उसका, लेकिन वो उसके लिए स्क्रैप है, लेकिन बेच उसे भी रही है। तो वो भी उसके लिए क्या कहलाएगी बेटा, रिवेन्यू कहलाएगी, सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ स्क्रैप। लेकिन अगेन आई रिपीट, ये मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों नॉन फाइनेंशियल कंपनी की। तो सेल हो चाहे सेल्स ऑफ स्क्रैप हो, बात एक ही है। अब बात करता है कैश डिस्काउंट। अगर उसने रिसीव किया है कैश डिस्काउंट, तो ये कौन सी इनकम होगी? मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बेसिकली नेट सेल्स ही है, ये मान के चलो, या फीस अर्न बाय सर्विस कंपनी, है ना। और किस केस में, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में। तो डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है प्यारे बच्चों, ये आपकी अदर इनकम है। कौन सी इनकम है? अदर इनकम। अदर इनकम। ऐसे ही इंटरेस्ट अर्न जो करा है, ये भी आपकी अदर इनकम है। डिविडेंड जो अर्न करा है, ये भी आपकी अदर इनकम है। आपको 100% लिख के दे रहा हूं मैं, ऐसा एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा आपको, जो आपको चाहे वो कैश फ्लो में घुमा के पूछ ले इस बात को, और चाहे वो इसी डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर से पूछ ले। इसको आप स्किप कर नहीं सकते। स्किप करोगे तो कैश फ्लो में भी 8 नंबर खोदोगे। तो इसलिए इस बात को अभी से क्लियर कर लो। अगर किसी का कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड। इफ स्टिल यू हैव प्रॉब्लम, तो प्यारे बच्चों का क्वेश्चन करो, इसको याद करो, बैठ के अपने आप से बात करो कि मुझे कहाँ कंफ्यूजन है। लेकिन इसको आप मिस मत करना। तो प्यारे बच्चों, कैश डिस्काउंट हो गया आपका, इंटरेस्ट अर्न हो गया, डिविडेंड हो गया, ये तीनों पार्ट कैसे हैं आपके अदर इनकम। क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल कंपनी है, जिस हम नॉर्मल कंपनी की परिकल्पना करते हैं, उसके लिए जो ऑपरेशन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो सेल्स ही होता है बस। ठीक है ना। आगे और भी एग्जांपल है, और देख के क्लियरिटी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 34 है। इनका अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल कंपनी, अगेन आई रिपीट फाइनेंशियल कंपनी। इस बार इन्हें बता दिया आपको फाइनेंशियल कंपनी के लिए व्हाट विल बी शोन, क्या होगा। तो इन्होंने कहा इंटरेस्ट अर्न किया है, डिविडेंड अर्न किया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हुआ है। ये किन किन एक्टिविटीज के पार्ट हैं? तो प्यारे बच्चों एक एक की बात करेंगे। सबसे पहला है इंटरेस्ट अर्न या रिसीव, एक ही बात है। बताओ क्या होना चाहिए इंटरेस्ट अर्न? सर रिवेन्यू। रिवेन्यू हो गया। हाँ, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है, इसका काम ही यही है। तो इसकी रेवेन्यू हो गया, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल रेवेन्यू हो गया, सही है। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड जो रिसीव हुआ, ये भी प्यारे बच्चों इसका रेवेन्यू ही होगा। लेकिन प्रॉफिट हुआ इसको ऑन सेल ऑफ एसेट, बताओ ये क्या होगा? प्रॉफिट ऑन, सर अदर इनकम। हाँ कैसे पता बिल्कुल कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका काम तो पैसे को उधार लेना और पैसे को उधार देना था। लेकिन देना इसने है। क्या कर दिया, इसने सेल कर दी एसेट्स की। तो क्या इसका काम है ये मेन? नहीं, इसका बिल्कुल भी काम नो नहीं है। सर। लेकिन इसने फिर भी कर दिया वो, और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो गया। तो भैया इसकी अदर इनकम है, इसका काम नहीं था ये। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका रिफंड ऑफ टैक्स। ये रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी आपका अदर इनकम है। और रिफंड ऑफ टैक्स ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लो, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, ये हमारी अदर इनकम ही है एक तरह से। ठीक है ना, ये हमारी अदर इनकम ही है। रिफंड ऑफ यस टैक्स सर। से कोई पैसा कमाने का कोई बिजनेस नहीं करता, वो तो एक सरकार
छूट देती है जिस पर रिफंड आ जाता है। उसके बाद जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 35 है ना, क्या कैलकुलेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको नीचे कुछ चीजें बता दी गई हैं और इससे आपको बनाने के लिए कहा है। तो देखो ना कितना आसान है, इसने सेल्स लिख दिया ये, फिर सेल्स रिटर्न है तो आपको बता माइनस होगी सेल्स रिटर्न, फिर है सेल ऑफ स्क्रैप, आपको बता रिवेन्यू है, ये अभी तो बताया था रिवेन्यू है, तो ये रिवेन्यू का पार्ट बना दिया। फिर यस अदर सर। इनकम में जोड़ दिया इंटरेस्ट और डिविडेंड, अदर इनकम में जोड़ दिया, आपकी अदर इनकम आ गई। हालांकि जैसा स्क्रीन पर क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम है, लेकिन जब तक आप इनकी क्लस्टर क्लियरिटी एक दो क्वेश्चन नहीं कर लोगे बुक में से, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। खैर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, आज की क्लास में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए प्यारे बच्चों, मैं अगेन रिपीट कर दूं, इसको भी आप याद रखेंगे। पार्ट सेकंड ने दिया है, पार्ट सेकंड शेड्यूल थर्ड है, याद रखना कंपनीज एक्ट का ये जो फॉर्मेट दिया है, ये पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है और शेड्यूल थर्ड, पार्ट सेकंड है शेड्यूल थर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 है। चलो जी, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है एग्जाम में। तो आपका ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। कंपनी का नेचर बदलते देखकर ये बदलती रहती हैं। उसके बाद आया टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, सॉरी, टोटल रेवेन्यू। बताओ, कुछ समझाने की जरूरत है? किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को दूसरे वाले को एक साथ जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता स्पेशल। अब आ जाओ जी प्यारे बच्चों एक्सपेंस में। तो ये आपने एक्सपेंस देखा, मजा आ गया। अब एक्सपेंस के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सात हेडिंग है। आज इनको ही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा ये आपसे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो तीसरा हेडिंग हो गया हमारा, तीसरा जो हेड आया प्यारे बच्चों वो हमारा आ चुका है, इन दोनों का टोटल, क्या तीसरा क्या है भाई, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, इसको तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, टोटल रेवेन्यू। अब आते हैं अगेन वहीं पर जहां पे हम थे। थर्ड के बाद मेरा फोर्थ टॉपिक क्या आया प्यारे बच्चों, फोर्थ टॉपिक आया मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। और बहुत आसान है एक्सपेंसेस, इसमें तो कंफ्यूजन था भी, इसमें कोई कंफ्यूजन तुम्हें होने का नहीं इतना। तो लेकिन वन बाय वन डिस्कस करना जरूरी है। चलिए जी, सबसे पहले एक्सपेंस के अंदर आपने देखा, क्या एक्सपेंस का नाम आया प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ, ये आपको रेशो में मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये इसका पहला हेड है। आसान है, मैं आसान बना दूंगा, जो नहीं है तो आप टेंशन न लो, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, याद करेंगे, इसको टाइम देंगे थोड़ा सा, है ना। जब फॉर्मेट है, जब हमारी दो तीन क्लासेस के ऊपर जा रही है, तो ध्यान रखना हमें टाइम देना होता है, ठीक है ना। टाइम नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। जिस चीज को आपने टाइम नहीं दिया वो आपकी कभी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी चीज हो दुनिया की, ठीक है ना। आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई को भी और किसी टॉपिक को भी। चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट एक्सपेंस विच इज नेम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बहुत आसान है डियर, जैसे नाम से पता चलता है, हमें कॉस्ट निकालनी है, किसकी, जो मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है। एज यू नो, वी एज्यूम दैट आर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमारी कंपनी कैसी है, लेट अस सपोज कि वो मैन्युफैक्चर करती है। जब वो मैन्युफैक्चर करती है तो आपको पता है उसके अंदर मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, हाँ या ना। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा तो उसकी कॉस्ट क्या है, वही हमारा खर्चा कहलाएगा, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि समझाने के लिए बता दूं वैसे ही, कि मटेरियल्स बराबर, आप समझ सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, मटेरियल्स इक्वल टू रॉ मटेरियल, याद कर सकते हैं, कच्चा माल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, बहुत आसान है, मैं जैसे कहूंगा आप ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये फॉर्मूला याद भी रखना है आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्यों लिखा सर आपने, तो आप समझते ही हैं, क्योंकि अब तो कि इन्वेंट्रीज जो है आपको इन केस ऑफ कंपनी वी कैन टेक
इन्वेंट्री इन प्लेस ऑफ स्टॉक, राइट। तो इन्वेंट्रीज हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री बड़ा पार्ट है स्टॉक से, है ना। स्टॉक के अंदर तो सिर्फ बचा हुआ माल होता है, लेकिन इसके अंदर रो कई सारे हैं, लूज टूल्स है ना, आपने देख लिया। तो ये बड़ा पार्ट है, रो मटेरियल, फिनिश गुड, सब इसके अंदर आता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्लस स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, जो पहले से ही स्टॉक था, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज, और माइनस, और माइनस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस करते हैं जी, क्लोजिंग स्टॉक। लो जी, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। सर इतना टफ, ये तो याद भी नहीं रहेगा। याद रहेगा डियर, एक सेकंड दो बस हमको। देखो जी, ये फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं उतरा, कहीं किसी ने दिमाग से नहीं बना रखा। एक छोटी सी बात है। फर्ज करते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल कर लेते हैं, सोचना सभी, तुम सभी सोचना। मैं कहूँ मैं कहूँ आपसे, अगर कि आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में, आपके पर्स में 10 रुपए ऑलरेडी थे। कितने रुपए थे जी? 10 रुपए पहले से ही थे, ठीक है। 10 रुपए आपकी जेब में पहले से ही थे। बात समझ में आ रही है? ये समझ यस लो। सर। यस सर। ठीक है, आपकी जेब में 10 रुपए पहले से ही थे, और आपने जो पहले से ही सेविंग की है, ये तो जेब में थे, ये कहाँ थे? पॉकेट में। ये आपकी पॉकेट में थे। और आपके जो सेविंग्स होती हैं, बच्चे सेविंग्स करते हैं, कोई अपनी गुल्लक में, कोई घर पे, कि कोई बुक में छुपा के, तो वहां पर भी आपके 10 रुपए, चलो 20 मान लेते हैं, वहां पर आपके 20 रुपए रखे थे। ठीक है, ये सेविंग्स थी आपकी। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद आपके फादर ने, आपके पापा ने आपको जो है 50 रुपए और दिए। आपके पापा ने आपको 50 रुपए और दिए, ठीक है। ये मिले आपको, है ना, रिसीव हुए आपने, रिसीव किया आपने 50 रुपए और ज्यादा, ठीक है। अब मैं कहूँ आपकी जेब में जो है नाउ, नाउ जो रिमेनिंग है तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं, मैं आपसे कहूँ, अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जेब में जो अब रुपए हैं वो 30 रुपए हैं। कितने हैं जी? 30 रुपए हैं। तो क्या, कैन यू गिव मी, कि आपने खर्च कितने किए हैं? कैन यू टेल मी, आपने खर्च कितने किए हैं? कोई बच्चा बता सर सकता है? 50। आ, बिल्कुल। कितने खर्च किए हैं जी? 50 रुपए खर्च किए हैं। 50। कैसे पता चला भाई? भाई 10 रुपए तो पहले से ही थे, 20 रुपए फिर हो गए, तो मेरे पास हो गए थे 30, फिर पापा ने 50 रुपए दिए, 30 और 20, 80 हो गए थे। 80 में से मेरे पास अभी भी रखे 30 रुपए, तो मेरे पास कितने रखे हैं? 50। तो वही तो फॉर्मूला है, मैंने निकाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास पहले से ही कितने थे? ओपनिंग इन्वेंट्री शुरुआत में कितने थे? स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी कि मेरे पास सेविंग्स कितनी थी, और प्लस नेट परचेज यानी कि मैंने नया खरीदा, यानी कि पापा ने कितने दिए। तो इन तीनों को जोड़कर मैंने वो घटा दिया है जो मेरे पास पॉकेट में पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे पास लास्ट में पड़ा हुआ है। तो आप मानोगे नहीं मानोगे, वही निकल कर आएगा कंज्यूम वाला, हाँ या ना? अगर समझ में आई हो ये बात तो बताओ मुझे यस। यस सर। कंज्यूम, आ यस गई। कंज्यूम, कंज्यूम ही तो निकल कर आएगी ना। तो फॉर्मूला देखो कितना आसान बना दिया मैंने। ठीक है, इसको याद रखना, ये काम आएगा आगे भी चल के। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बारीकी है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो मैंने वर्ड किया प्यारे बच्चों ओपनिंग यहाँ पर, एंड एक वर्ड यूज करा है क्लोजिंग, हाँ या ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज किया है मैंने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एक बात ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर दे सकता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑफ फिनिश्ड गुड्स। किसकी दे सकता है भाई? फिनिश्ड गुड्स की। फिनिश तो, गुड्स की। तो बच्चे जब ये फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वे ओपनिंग इन्वेंट्री में ये भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं सर? समझ में नहीं आई बात। फिनिश गुड्स,
तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रॉ मटेरियल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स। हम बात करेंगे सिर्फ रॉ मटेरियल्स की। जब मैंने फॉर्मूला लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक। नेट परचेज किसकी, नेट परचेज रॉ मटेरियल की। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं किसका, रॉ मटेरियल्स का। लेकिन अगर उसके अंदर आपने को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने फिनिश गुड्स बीच में बांट दिया, तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सर थोड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन और समझा दो। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं बता दूं, फिनिश गुड्स का याद रखेंगे, और क्या हो सकता है आपको बिचलाने के लिए, क्या दे सकता है वो, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या दे सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है ना। और क्या दे सकता है, परचेज। क्या दे सकता है जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये जब भी नाम आएंगे, तो आप इनका बात का ध्यान रखना। चलिए जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जरूरी है डियर, अगर आप इनको अच्छे से करके जाएंगे, एक बार पढ़ने की देरी है बस, इतना बड़ा सिर दर्द नहीं है। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं आलकस के मारे। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो क्लिस्टर क्लियरिटी होगी, और आप ज्यादा सोच पाएंगे और पेपर में आंसर भी दे पाएंगे। चलिए जी, ये देखा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपको ये कॉस्ट निकालनी है, यानी कि फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, देयर इज ए नो शॉर्टकट। ठीक है ना। अब देखो, इनने जो बताया ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी बताई, मटेरियल्स की। मटेरियल का ही बताया परचेज, क्लोजिंग किसका बताया जी, मटेरियल्स का ही। तो इसमें सारी चीजें सही सही दी हुई हैं। तो फॉर्मूला लगाया, दोनों को जोड़ा, ये को घटा दिया और ये निकल के आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है पहले एग्जाम्पल में। दूसरे में अगर मैं दिखाऊं आपको तो हाँ जी देखो, दूसरा एग्जाम्पल अच्छा है, इसको समझिए। आपको इस तरह से कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर। आपको क्या दे दिया प्यारे बच्चों, मटेरियल दे दिया। क्या दे दिया जी, मटेरियल्स दे दिया। फिर क्या दे दिया, फिनिश गुड्स का मटेरियल। ये क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। देखो दोबारा से मैं आपको ध्यान डालूं। इसने बताया भाई ओपनिंग इन्वेंट्री है, एक क्या बताया आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और एक क्या बताया, परचेज। तीन तरह के गुड्स उसने हमें आप क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री बताई, एक तो बताई मटेरियल्स की, वो कितनी है, 5,50,000 रुपए। और एक इसकी बताई ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की। तो चलो पहले पूरे डिस्कस कर लेते हैं। एक परचेज बताया, मटेरियल का परचेज है 22,50,000। और क्या बताया जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई, मटेरियल्स की बताई है, और फिनिश गुड्स की भी बताई है। समझ में आ रही बात, हाँ या ना। अब नाउ द क्वेश्चन यस इज, सर। नाउ द क्वेश्चन इज वेन एवर वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो मुझे कौन सा आइटम लेने हैं और कौन सा आइटम नहीं लेने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, भाई फिनिश गुड्स का है, ये ओपनिंग जो इन्वेंट्री है किसकी है, फिनिश गुड्स की, तो मैं इसको नहीं लूंगा। फिनिश गुड्स की। बताओ, एग्री हो मेरी बात से, यस और नो। उसके बाद क्लोज परचेज तो मटेरियल का ही है, ये तो मैं ले लूंगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मटेरियल की लूंगा, लेकिन फिनिश गुड्स की नहीं लूंगा। बताओ ये बात क्लियर है नहीं है। यस सर। क्यों नहीं लोगे सर, क्योंकि अभी तो बताया, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, सिर्फ मटेरियल का लेना हमें, ये किसी को नहीं लेना, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, या फिर स्टॉक इन ट्रेड, या वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमें लेने ही नहीं है। तो इसलिए ये आइटम हम सारे लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्यूशन सामने है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी, आपके बुक में भी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ठीक है सर, ये बात तो हम समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा याद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहने का। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारा पहला टॉपिक, दूसरा भी टॉपिक क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, फोर्थ के अंदर हम वर्क इन प्रोग्रेस में है। पहला टॉपिक हमने कर लिया है। अब बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन डियर उतना ही आसान है जितना इसका नाम भी है। ठीक है ना। परचेज ऑफ क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यही है फिनिश गुड्स के अंदर पहला जो था हमारा। इसके हालांकि नंबर्स होते नहीं, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए डाल रहा हूँ। दूसरा क्या होता है आपका, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है सर, इसके अंदर क्या आएगा सर, वही हम बात करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। शर्त है कि आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। यहाँ ठीक रहेगा, चलिए।
एग्जाम्पल समझिए, बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल से पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी आपकी। इफ ए कंपनी, इफ ए कंपनी, अगर एक कंपनी परचेज करती है पेपर, पेपर समझते हैं ना, कागज, फॉर, किसके लिए, फॉर रीसेल, फॉर रीसेल, ठीक है। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने यस कहा सर। अगर एक कंपनी परचेज करती है क्या, पेपर, अगर एक कंपनी परचेज करती है पेपर फॉर रीसेल, उन पेपर्स को क्या कर देगी, रीसेल कर देगी। तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा। अगेन आई रिपीट, ये अगर ये चीज है जो मैंने एग्जांपल लिखा, तो ये बिल्कुल इसी के अंदर आएगा, ये इसी का ही पार्ट है। लेकिन मैंने इसका लाइन बदली नहीं की थी, इसकी तकदीर बदल गई। देखो ना, अगर मैं लिख दूं इफ ए कंपनी परचेज पेपर फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग नोटबुक्स, नोटबुक्स, उसने जो पेपर नोट। खरीदा वो नोटबुक बनाने के लिए खरीदा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या वो सर इसी का पार्ट है या कहीं और जाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? बता सकता है कोई बच्चा? देखो, इसीलिए आपका नर्व सिस्टम जो है माइंड का वो ओपन रहना चाहिए, आपको चीजें एकदम पकड़ लेनी चाहिए। देखो, अगर वो बनाने के पेपर खरीद रही है मेकिंग नोटबुक्स, तो भाई एक बात तो तय है, उस कंपनी के लिए ये क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। बताओ हाँ या ना। यस सर। भाई एक बात बताओ ना मुझे, मेरी कपड़े बनाने की दुकान है, कपड़े बनते हैं, मैं कच्चा धागा या फैब्रिक खरीदता हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ, तो वो मेरे लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? मेरे लिए फिनिश यस गुड्स सर। क्या बन जाएगा, मेरे लिए फिनिश गुड्स वो बन जाएगा जब मैं उससे कपड़ा बना दूंगा। ये छोटे से टर्म है जो आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू हैव टू नो, आपको पता ही होना चाहिए। शायद मैं इसीलिए इस पे इतना फोकस करके पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत रेयर होते हैं टीचर्स इसको डायरेक्टली बुक में से पढ़ा के खत्म कर देते हैं बात को 5 मिनट की में ही। आ जाओ जी। तो रॉ मटेरियल्स, समझ में आ रही है मेरी बात, ये रॉ मटेरियल हो जाएगा क्या, पेपर्स, पेपर मेरी, अगर मैं एक कंपनी कॉपी बनाती है, कॉपी बनाने की कंपनी है और वो पेपर खरीदती है, तो उसका तो वो रॉ मटेरियल हो गया ना। तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्यों आएगा, बताओ वो कहाँ आएगा? वो ऊपर वाले हेड में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल जस्ट बिकॉज ऑफ, कंज्यूम। अभी तो बताया था इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, रॉ रॉ मटेरियल्स। तो जब मटेरियल। तो ये जब ये मैंने बता दिया तो ये ऊपर चल जाएगा। चलिए अब मैं इसको बहुत शॉर्टकट में आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कैसे याद रखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इस पर जैसे नाम से पता चलता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम परचेज करते हैं स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार करना, माल परचेज मतलब खरीदना, किसको, स्टॉक को। यानी कि अगर हम स्टॉक को खरीदते हैं उसी का ट्रेड करने के लिए, उसी का व्यापार करने के लिए, हम बस खरीदते हैं और दूसरी साइड से बेच देते हैं। चाइना से पेपर खरीदते हैं, इंडिया के छोटे छोटे मार्केट्स में बेच देते हैं, यही तो होता है। आपने देखा होगा, मोबाइल के पार्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है मोबाइल के पार्ट लेगी और ऐसे ही पार्ट को बेच देगी। बात समझ में आ रही है? यस चाइना सर। से क्या करा, मोबाइल के पार्ट मंगाए, मोबाइल के पार्ट बाय किए, और बाय करके एज इट इज उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसको सेल कर बोलते दिया। हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। माल खरीदा इस कंपनी ने, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार को उसको माल को खरीदने बेचने के लिए, मतलब उसी का काम यही है। तो ये क्या आएगा, ये इस हेड के अंदर ही आएगा जो दूसरा हेड हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक कंपनी ने माइक्रोमैक्स, मान लेते हैं माइक्रोमैक्स ने चाइना से एक मोबाइल का पार्ट खरीदा फॉर मेकिंग द मोबाइल्स, मोबाइल को बनाने के लिए, तो अब वो उसका क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। और वो कौन से हेड में रॉ जाएगा, मटेरियल। वो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कॉस्ट ऑफ आई थिंक, मटेरियल कंज्यूम। क्लियर हो चुका होगा। किसी को यस कंफ्यूजन सर। है तो यू कैन आस्क मी। नो सर। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, अगर मेकिंग नोटबुक के लिए है तो ये हमारा फर्स्ट हेड बन जाएगा। ठीक है जी, एक्सपेंस का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, और उसमें देख लेते हैं एक बार हम। ये रहा, ये हो गया ना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया। तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स
वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो तीन तरह के गुड्स इन्होंने इसके अंदर ले लिए। अभी बात करी ना हमने, बहुत आसान है डियर। पहले वाले में हमने रॉ मटेरियल की बात करी, दूसरे वाले में हमने ऐसे गुड्स की बात करी जो सिर्फ ट्रेड के लिए खरीदा गया, तीसरे के अंदर हम सब कुछ ले लिया। तो वर्ड है चेंजेस। वर्ड क्या है? चेंजेस। किसके अंदर चेंजेस? इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक के अंदर चेंजेस। लेकिन सर ये तो अभी ऊपर भी तो आया, तो बता तो रहा ये, लेकिन बात है ऑफ किसकी बात है? ये फिनिश गुड्स की। अगर आप ऐसी लिख लिख के भी याद कर लेंगे ना, तो ये जो मैं फॉर्मेट बनवा रहा आप नोट करके याद कर लोगे, एक बार पढ़ते रहोगे दो बार, तो बस इतना से याद रखना। फिनिश गुड्स, वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। चलिए प्यारे बच्चों, हम इसके अंदर तीन तरह के गुड्स की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, और स्टॉक इन ट्रेड की, ये ऊपर वाले की। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम? ये मेन कीवर्ड है। क्या सर? चेंजेस। whenever we talking about changes it means कि हमारे हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या चेंज आए। तो उसका बहुत छोटा सा और प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मूला है, कोई भी टेंशन नहीं दे देगा आपको, मेरी गारंटी है। अगर आपको किसी के अंदर भी चेंजेस निकालने हैं तो आप कैसे निकाल लोगे भाई? पहले कितना था और अब कितना है, हाँ या ना? भाई मैं कहूँ यस सर। एक बच्चे की हाइट पहले 5 फीट थी, है ना, अब उसकी हाइट 6 फीट है, तो बताओ चेंज कितने का आएगा सर आपको? भी एक सर फुट का। एक फीट का, है ना? 1 फुट का कैसे निकलना? लेकिन आपने निकाला कैसे? आपने देखा होगा, आपने लास्ट वाले में से माइनस कर दिया पहले वाला, कंपैरिजन की थी, हाँ या ना? तो बस यस सर। हमें यहाँ पे क्या निकालना? चेंजेस निकालना। तो चेंजेस निकालना तो फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? फॉर्मूला क्या है? अगर चेंजेस निकालना है तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा क्लोजिंग। किसका ओपनिंग सर, किसका क्लोजिंग? जैसे भी पेपर में आपसे पूछा जाए, अगर फिनिश गुड्स की बात कर रहा तो ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग गुड्स ऑफ फिनिश गुड्स। समझ में आ रही ना बात? मैंने तो एक ही फॉर्मूला लिख दिया कॉमन। बताओ समझ में आ गई क्या बात? ओपनिंग यस माइनस सर। क्लोजिंग। यस किसी भी सर। चीज का निकालोगे तो शुरुआती बेस का और लास्ट बेस का डिफरेंस करेंगे। चलिए, आज हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और इतना आपको याद करके आना है। जब कल क्लास होगी तो पहले ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, सुनी जाएंगी, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज आपका बहुत प्यारे से और बहुत अच्छे से ये यहाँ तक टॉपिक हो चुके हैं। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा, टाइम कम है, और ये टॉपिक अच्छे हैं, ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन नए टॉपिक्स के साथ।